गरीब बहू का विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर। रामनाथ जी, आपने मुझ गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मुझ पर एक बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। दिनाब, राधा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि मेरे घर की बहू है। राधा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे असली माँ बाप है। जा बेटी, अपने ससुराल जा। अरे जा बेटी जा। बाबा, अपना ख्याल रखना। एक बेटी के लिए अपने पिता का घर द्वार छोड़कर जाना कहाँ आसान होता है। बेटी की विदाई की घड़ी ऐसी होती है जिसमें मिलन और जुदाई दोनों लिखा होता है। राधा रास्ते भर रोते हुए ससुराल आ जाती है, जहाँ मंदोदरी बड़बड़ाते हुए उसका स्वागत करती है। ऐसे गरीब लोग तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। उस गरीब दीना से एक फूटी कौड़ी भी दहेज में नहीं दिया गया। अपनी गरीब बेटी को एक जोड़ी में भेज दिया। माँ, बाबूजी ने अपनी मूंछ बचाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और कर दी मेरी शादी। इसकी तो शक्ल सूरत भी नहीं है, ऊपर से गरीब। सोचा था कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में होगी तो मेरा ससुर मुझे दहेज में बुलेट देगा। अपने गरीब पिता के मान को अपने ससुराल में मिटता देखकर बेचारी गरीब बहू की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। तभी रामनाथ कहता है, सच कहता हूं मंदोदरी, मैंने तुम जैसी लालची औरत कभी नहीं देखी। अरे बहू ने घर में कदम रखा है अभी अभी और तुम उसे गरीबी का ताना देने लगी। अरे मत भूलो, अभी इस घर का मुखिया जिंदा है। इस बात से मंदोदरी चुप हो जाती है। अगले दिन, माँ जी चाय। कान खोल कर सुन ले मेरी गरीब बहू, तेरे बाप ने तो कुछ भी दहेज में नहीं दिया। तू जल्दी से जल्दी मुझे पोते का मुंह दिखा दे। शादी के दूसरे दिन में मंदोदरी अपने गरीब बहू पर बच्चा पैदा करने का बोझ डाल देती है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद मंदोदरी राधा को हर दिन कोसने लगती है। अरे ओ मेरी गरीब बहू, चल आज तुझे डॉक्टर को दिखाने चलना है। आखिर तू माँ क्यों नहीं बन पा रही है? मंदोदरी जबरदस्ती राधा को अस्पताल लाकर जांच करती है। देखिए माता जी, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मंदोदरी राधा को घर जाकर उसे बहुत मारती है और उसका सर दीवार से लड़ाते हुए कहती है, मुझे तो पहले से ही शक था कि तू बांझ है। माँ जी छोड़ दीजिए, माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? मगर तूने और तेरे गरीब बाप ने हमें जो धोखा दिया है, उसके बाद अब मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं। और वैसे भी अभी मेरे रमेश की उम्र क्या है? हजारों लड़कियां मिलेंगी उससे शादी करने को। ना तो तेरी शक्ल सूरत है और ना तू मेरे घर का चिराग दे सकती है। तो क्या मेरे घर में रहकर अचार डालेगी तू? इस बार मैं अपने बेटे के लिए सुंदर बहू ढूंढ कर लाऊंगी। बेचारी राधा अपनी सास के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मत निकालिए माँ जी। लालची मंदोदरी उसकी एक नहीं सुनती और भरी ठंड में घर से धक्का देकर उसे भगा देती है। राधा अपने पिता के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि दिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो ठंड में कपकपाते हुए सड़क पर चलने लगती है। भगवान, आखिर कैसे किस्मत लिखी है तूने मेरी। मेरा बाबा मर गया, पति ने भी छोड़ दिया, सास ने मार पीट कर घर से निकाल दिया और तू ऊपर बैठकर मेरी तबाही देख रहा है। किसके सहारे जीऊं मैं? ये जिंदगी मुझे बोझ लगने लगी है। सड़क के बीच राधा एक मुर्गी को अपने बच्चे से लिपटे कांपते हुए देखती है, जो तड़प तड़प कर उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। अरे नहीं, ये मुर्गी तो मर गई। क्या ये तुम्हारी माँ थी? ये बेचारी कैसे बोलेगी? ऊपर वाले ने जानवरों को जुबान दी ही नहीं। मैं तो बांझ हूँ, मैंने किसी औलाद को जन्म नहीं दिया, मगर एहसास है एक माँ अपने बच्चों को कितनी दर्द से जन्म देती है। फिर वो गरीब बहू मुर्गी को अपने फटे चिट्टे आंचल में छिपा कर चलने लगती है। शाम के 5-6 बजते ही सड़क पर धुंध छा जाता है। उफ, रात होने वाली है, ठंड बढ़ गई है। मुझे अभी के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। तभी कचरेदान के पास एक टूटा हुआ पाइपलाइन दिखता है। चलो मेरी प्यारी मुर्गी, हम आज रात इसी में रहेंगे। अब से यही हम गरीबों का घर है। तभी सुबह सुबह कचरे की गाड़ी आकर ढेर सारा कचरा वहाँ फेंक देती है और उसे भगाने भी लगती है। अबे ओ गरीब औरत, चल निकल इस पाइपलाइन से। नहीं, ये मेरा घर है। भाई साहब, मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं आपसे खाने को थोड़ी मांग रही हूँ।
तुम जैसे गरीब भूखे नंगे लोग कभी सड़क तो कभी कचरे में जम जाते हो। चली जा यहाँ से। राधा रोते हुए मुर्गी के साथ सड़क पर बैठ जाती है। तभी बर्फ गिरने लगती है और ठंड से कपकपाते हुए उसकी मुर्गी कुकड़ुक्कू करने लगती है। मैं जानती हूँ मेरी प्यारी मुर्गी, तुम्हें ठंड लग रही है ना। तभी वहां से गुजरता एक बाबा कहता है, बेटी, आज के जमाने में ना तो माँ बाप औलाद को पूछता है और ना ही औलाद माँ बाप को, मगर मैंने देखा तुम एक छोटे से जानवर की जिंदगी बचाने के लिए इतना कर रही हो। मेरा ईश्वर इससे खुश होगा। आपके उस ईश्वर ने बहुत दुख दिया है मुझे बाबा। मेरे पास ना घर है ना ठिकाना। तभी बाबा मुर्गी पर अपना जादू चलाता है। ये लो बेटी, इस मुर्गी की जान तूने बचाई है। अब ये खुद तेरे कहने पर विशाल घर बन जाएगी। ये कहकर वो बाबा सर्दी के कोहरे में कहीं खो जाते हैं और राधा उस मुर्गी से कहती है, क्या सचमुच में मेरी मुर्गी जादुई हो गई है? ए जादुई मुर्गी, मुझे रहने को घर दो। तभी देखते ही देखते एक सुनहरी चमक के साथ वो मुर्गी विशाल जादुई सोने की मुर्गी घर बन जाती है और बोलती है, तुमने मुझे जिंदगी दी है, इसलिए अब तुम ही मेरी माँ बन जाओ। मुझसे जो सीढ़ी लगी है उससे अंदर चली आओ। राधा सीढ़ी चढ़कर अंदर आ जाती है। घर अंदर से बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है। ए मेरी जादुई विशाल मुर्गी घर, मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे स्वेटर दे सकती हो? तभी अचानक जादू से वहाँ बहुत सारे शॉल स्वेटर आ जाते हैं। फिर राधा विशाल मुर्गी घर से खाना मांगती है। ए मेरी जादुई विशाल मुर्गी घर, मैंने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? तभी एक बार फिर से जादुई सुनहरी चमक के साथ घर के अंदर कई तरह के स्वादिष्ट पकवानों की थाली लग जाती है और राधा खाकर सो जाती है। उस दिन से सोने का विशाल मुर्गी घर हर दिन एक बार साधारण मुर्गी बनकर उस गरीब बहू को सोने का अंडा देती है। बदले में राधा बड़े ही प्यार से उसे अपने बच्चों की तरह हाथों से दाना खिलाती है। खाओ खाओ मेरी प्यारी मुर्गी, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे बाजरे के दाने लाई हूँ। राधा अब अपनी बीती जिंदगी को भूल चुकी थी, मगर उसके सास और पति को विशाल मुर्गी घर के जादू के बारे में पता चल जाता है और आधी रात वहाँ आकर मुर्गी घर को रस्सी में बांधकर खींचने लगते हैं। चल चल जल्दी कर रमेश बेटा, इससे पहले कि वो करम जली बांझ उठ जाए, हम इस जादुई विशाल मुर्गी को चुरा कर ले चलते हैं। इससे पहले कि ये दोनों मुझे लेकर जाएं, मुझे माँ को जगाना होगा। तभी मुर्गी घर बांग देती है। ये तो मेरी मुर्गी की आवाज है। ये अचानक से मेरा विशाल मुर्गी घर इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है? जैसे ही देखने के लिए राधा मुर्गी घर से बाहर आती है, तभी उसका पति रमेश उसके बाल पकड़ लेता है। साली, मुझे और मेरी माँ को गरीब बनाकर खुद इस सोने के मुर्गी घर में महल वाली जिंदगी जी रही है। ये मुर्गी मुझे चाहिए। मैं अब तुम दोनों माँ बेटे का और अत्याचार नहीं सहूंगी। है मेरे जादुई विशाल मुर्गी घर, इन दोनों को सबक सिखाओ। तभी गुस्से में विशाल मुर्गी घर उन दोनों को चोंच मारने लगती है। अरे मोरी मैया, ये मुर्गी है कि मौत? अरे बहू बचा ले, आखिर मैं तेरी सास हूँ। जिसके बाद राधा को उन दोनों पर दया आ जाती है। इन दोनों को छोड़ दो मेरी प्यारी मुर्गी, घर चली जाओ। तुम दोनों यहाँ से कल तक, जब मैं तुम्हारे घर में थी तो तुम दोनों मुझे गरीब बेटी कहते थे, और आज ये सोने का विशाल मुर्गी घर देखकर मुझसे रिश्ता जोड़ने आए हो। भाग जाओ यहाँ से। बहू, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत जुल्म ढाए हैं। सास तो बन ना सकी, माँ बनने का एक मौका दे दे। राधा उन्हें माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी उस जादुई मुर्गी घर के अंदर रहते हैं, जिससे मिले सोने के अंडे को बेचकर वो गरीब बहू सड़क पर ठंड में सोने वाली गरीबों को कंबल और खाना बांटकर उनकी मदद करती है। हाँ हाँ लाली, मैं जानती हूँ कि थोड़ा दूध तेरी बछिया के लिए बचाना है। थोड़ा दूध और दे दे, बाकी का तेरी बछिया के लिए बचा दूंगी। चल अब दूध दे दे, फिर तुझे पेट भरकर भूसा चोकर खिलाऊंगी। किरण बहू, ये ले दूध उबाल दे और हाँ, जो मलाई जमे उसे निकाल देना। ठीक है माँ जी। इसके बाद जमुना दूध की मलाई मात कर उसे घी बनाकर अपनी गर्भवती बहू बबीता और गहना को देती है। बबीता बहू, गहना बहू, ये लो, ये घी खा लो। माँ जी, आप इस घी को बेच दीजिए तो कुछ पैसे आ जाएंगे, वैसे भी घी कितना महंगा बिकता है।
नहीं बहू, इसकी ज्यादा जरूरत तुम दोनों को है। तुम दोनों पेट से हो। एक तो इस गरीबी के चलते मैं तुम्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के सिवा कोई भी इंतजाम नहीं दे पाई, और पहला बच्चा पैदा करने में बड़ी ताकत लगती है। माँ जी ठीक कह रही हैं बबीता, तुम दोनों को 8वां महीना लग गया। ऐसे में तुम्हें अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। इतने में पान चबाता हुआ रामलाल आ जाता है। क्यों रे जमुना, तेरे पास कर्जा देने को पैसे नहीं, मगर अपनी बहुओं को घी खिलाने को है। करमजली कहीं की। जुबान संभाल कर बात कीजिए रामलाल जी। हम गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इज्जत नहीं। एक तो ये ससुरी मेरा कर्जा खाकर बैठी है, और इसकी ये गरीब बहू मुझसे जुबान लड़ा रही है। अरे लखन, उठाकर फेंक दे इन सास बहू को सामान के साथ। नहीं नहीं रामलाल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें यहाँ से मत निकालिए। थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। 1 महीना देता हूँ, कहीं से भी ला कर दे मेरे पैसे। माँ जी, इस आदमी का हमारे घर पर कितना कर्जा है। बहू, कुछ साल पहले तुम्हारे ससुर जी को कैंसर की बीमारी लग गई थी, इसलिए मैंने रामलाल से 10,000 रुपए कर्जा लिया था। उस 10,000 का मेरे बेटों ने कितना ब्याज भर दिया, मगर ये अभी तक हम गरीबों का खून चूस रहा है। शाम को जमुना के 5 बेटे घर आते हैं। आ गए तुम 5? भूषण, चंदन, पैसे मिले क्या? नहीं माँ, कहीं भी बिल्कुल काम धंधा नहीं। एक बिजली की फैक्ट्री है, हम 5 भाई सर्दी भर वहीं काम करेंगे। कल से जाना है। हाँ माँ, और फिर सबसे पहले उस रामलाल का कर्जा चुकता करके ये घर बचाना है। अब गुजरते वक्त के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। जमुना को अपने घर के हालत ठीक होने की उम्मीद ही दिखाई दी थी कि काम करने के थोड़े ही दिन बाद उसके 5 बेटे बिजली की फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से मारे जाते। और फिर माँ जी, क्या हो गया माँ जी? खुद को संभाल बबीता बहू, तुम माँ बनने वाली है। इतने में रामलाल आकर उनका सामान उठाकर फेंकने लगता है। चलो चलो निकलो यहाँ से। रामलाल जी, इतने निर्दयी ना बनो। मेरी 2 बहुएं पेट से हैं, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? जाओ, जाकर सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगो, तुम सास बहू। चल हट। एक ही पल में जमुना और उसकी 5 बहुएं बेघर हो जाती हैं। वह ठंड में कपकपाते हुए सड़क पर इधर से उधर भटकने लगती हैं। उनके साथ उनकी दोनों गायें भी होती हैं, जो ठंड से रंभा रही होती हैं। बबीता दीदी, ये ठंडी हवाएं तो हड्डियों में चुभ रही हैं। उफ, माँ जी, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। माँ जी, हमें जल्दी से जल्दी रहने की कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना हम सभी इस ठंड में बच नहीं पाएंगे। ठंड के मारे जानकी की 5 बेघर बहुओं का हाल बुरा था कि अचानक 5-6 बजते ही घनी धुंध छा जाती है और बर्फ गिरने लगती है। हर पल की बढ़ती ठंड से तिल तिल करके सभी की हिम्मत टूट रही थी। ऊपर वाले, तू निर्दयी है, तू हम जैसे गरीबों की नहीं सुनता। मेरे घर की इज्जत, मेरे घर की लक्ष्मी आज बेघर होकर इस ठंड में दर दर भटक रही है, और तू चुपचाप देख रहा है। पहले तूने मुझसे मेरा पति छीना और फिर मेरी औलाद, अब तूने छत भी छीन ली है। तभी अचानक से दोनों गाय गोबर कर देती हैं, जिसे देखकर किरण कहती है, माँ जी, गरीबी और हालत ने भले ही हम सभी को बेघर कर दिया, मगर अब हम अपना घर खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम अपना घर? छोटी बहू, इस वक्त हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं, तो घर के लिए ईंट, सीमेंट ये सब कहाँ से खरीद कर लेंगे? माँ जी, ईंट सीमेंट के बिना भी हम घर बना सकते हैं। हम सभी फूस बांस से घर बनाएंगे, जैसे तैसे आज की रात काटनी होगी। सारी रात ठंड से कांपते हुए सुबह हो जाती है, जिसके बाद जमुना की 5 बहुएं इधर से उधर फूस बांस की लकड़ी इकट्ठा करती हैं। बबीता बहू, गहना बहू, तुम दोनों का भार उठाना ठीक नहीं, कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा, हमारे होने वाले बच्चों को माँ जी इस ठंड के कहर में बेघर होने से ज्यादा बड़ा कोई बोझ नहीं माँ जी। दिन भर की मेहनत से वो सभी फूस का घर खड़ा कर लेती हैं, मगर आधी रात सोते वक्त तेज बर्फीली आंधी चलती है
चारों तरफ बर्फ गिरने लगती है, जिससे उनकी झोपड़ी से जगह जगह की फूस उड़ जाती है। उफ, इस फूस के घर में जरा भी ठंड नहीं रुक रही। लगता है बाहर बर्फ गिर रही है, इसीलिए इतनी ठंड बढ़ गई है। बबीता दीदी, बस आज भर की रात कैसे भी काटनी होगी, फिर कल इसका भी इंतजाम हो जाएगा। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। हे भगवान, रातों रात कितनी ठंड बढ़ गई है। सूरज ने भी आज मुंह नहीं दिखाया। बहू बता, क्या करना है हमें? माँ जी, आपको याद है पहले के जमाने में गरीब लोग गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए पीली मिट्टी से घर की दीवारें लीपते थे और सर्दियों में दीवारों पर गोबर का घोल चढ़ाते थे ताकि घर में गर्माहट बनी रहे। तो बस हमें भी सर्दियों से बचने के लिए इस गोबर के घोल को लगाना है। मगर किरण, इतने से गोबर से बात नहीं बनेगी। चंदा, किरण, हम लोग जिस सड़क से आए थे वहां पर जगह जगह बहुत सारा गोबर था। हम उसे इकट्ठा करके अपने घर को गोबर घर बना सकते हैं। बेचारी बूढ़ी जमुना और उसकी 5 बहू ठंड में कांपते हुए सड़क से गोबर उठाकर इकट्ठा करते हैं और फिर उसका घोल बनाकर दीवार को मजबूत करके गोबर घर बनाती हैं। तभी खूब बर्फ गिरने लगती है और बबीता को दर्द उठता है। माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। लगता है बहू को पूरा महीना हो गया। आशा बहू, तू अंदर आ मेरे साथ। जल्दी से गर्म पानी कर गहना बहू। बाहर इतनी जोरों से बर्फ गिर रही है, तेरा बाहर रहना ठीक नहीं। माँ जी, आप बबीता दीदी को देखिए, मैं ठीक हूँ। इस ठंड के कहर से बचने के लिए आज किसी भी कीमत पर हमें अपना ये गोबर का घर बनाकर तैयार करना होगा। जहाँ एक और गरीब जमुना की तीनों बहुएं बाहर ठंड का कहर झेलते हुए अपना गोबर घर मजबूत करती हैं, वहीं अंदर बबीता गरीबी और ठंड से लड़ते हुए एक बच्चे को जन्म देती है। थोड़ी देर में उनका गोबर घर बनकर तैयार हो जाता है। उस रात जमुना और उसकी बहुएं सुकून से सोती हैं। धन्यवाद ऊपर वाले, हम गरीबों के सर पर ये गोबर घर की छत लौटाने के लिए। फिर अगले दिन जब वह सोकर उठती हैं तो सड़क बनते देखती हैं। माँ जी, देखिए ना, यहाँ सड़क बन रहा है। क्यों ना हम भी काम मांग कर देखें? हाँ बहू, सर छुपाने के लिए गोबर घर तो बन गया, मगर घर भी खाने को थोड़ी देती है। 2 वक्त की रोटी के लिए हमें मेहनत तो करनी ही होगी। फिर जमुना अपनी तीनों बहुओं के साथ चल पड़ती है और सड़क बनाने वाली जगह पर जाकर काम मांगती है। जरा सुनिए भाई साहब, हमें काम की बड़ी जरूरत है। क्या हमें यहाँ पर कोई काम मिलेगा? हम सड़क भी बना लेंगी। हाँ, क्यों नहीं बहन। वैसे भी सरकार सर्दियों में ये सड़क वगैरह बनवाने का काम इसलिए तो करती है ताकि बहुत से गरीबों को रोजगार मिले और इस ठंड के कहर में कोई भूखा न मरे। आप लोगों को सड़क बनाने के काम में 200 की दिहाड़ी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। उसी वक्त से वह पूरी मेहनत से काम करने लगती हैं और दिन भर के बाद शाम को उन्हें दिहाड़ी मिलती है। तब जाकर कहीं कई दिनों बाद उस गरीब सास बहू के घर का चूल्हा जलता है। मगर आज भी कई ऐसे गरीब ठंड से सड़कों पर बिना खाने और कंबल के तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि आपकी की गई एक मदद से किसी गरीब की जान बच सकती है। यार गौरव, मज़ा तो सिर्फ बचपन में आता था। कैसे छोटे थे तब सोसाइटी की सारी आंटियां हमें गोदी में उठा के पप्पियां करती थी, और अब देख, साला बड़ा होने के बाद किसी को फूटी आंख भी पसंद नहीं आती।